अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुनफरिद अंदाज़ चैनल। आज के लेसन नंबर 2 में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सिलाई के बारे में मैंने आपको पहले लेसन नंबर 1 में सिलाई के लिए दरकार जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं, पहले मैंने आपको उनके बारे में बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उनमें वैसे सबसे अहम तो मशीन होती है। मशीन की बेसिक किस्मों में जनरल मशीन है, सिलाई की मशीनें जो वैसे हम ख़वातीन घर में इस्तेमाल करती हैं सिलाई के लिए, और इसके अलावा इनसे हट के होती हैं जी इंडस्ट्रियल मशीनें, थोड़ी ये हैवी होती हैं और स्पीडी भी होती हैं। और इसके अलावा होती हैं जी पिको की मशीनें, आपने पिको वाली दुकान पे देखी ही होंगी। काज और लॉक की मशीनें होती हैं और कुछ तो बटन लगाने वाली भी मशीनें आ चुकी हैं। तो अगर तो हम एक्सप्लेन करें मज़ीद अपनी जनरल मशीनों को जो हम ख़वातीन घर में आम जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करती हैं, सर्दियों गर्मियों के मलबूसात तो इनमें आसानी से बन ही जाते हैं। और अच्छा रिज़ल्ट अगर हमें चाहिए, अपनी मशीन की लाइफ अच्छी चाहिए, अगर हमने अपनी मशीन की अच्छी लाइफ बनानी है तो हमें इसका फिर ख्याल भी बहुत अच्छा सा रखना होगा। जैसे हम अपनी सेहत और सफाई का, खुराक का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही मशीनों की भी सेहत का ख्याल रखा जाता है। आपको अब हंसी आएगी कि मशीन की सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। जी, आपने मशीन की सेहत का ख्याल ऐसे रखना है, आपने इसको प्रॉपर साफ़ करना है, इस्तेमाल के बाद आपने इसको कवर करके रखना है, चाहे तो कोई बॉक्स है या आप इसको कपड़े से ढाँप दें। और इसके अलावा इसकी खुराक है जी, इसको आपने फीड भी देनी है। इसकी खुराक है ऑयल। मशीन को तेल टाइम से आपने ज़रूरी देना होता है और तेल भी आप किसी अच्छी कंपनी का ही लें, क्योंकि नाकस किस्म के तेल इस्तेमाल करने से मशीन की कारकर्दगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ये आए दिन आपको फिर परेशान भी करेगी। होता है एक खत्ती होती है जो कि घुमाने से इसका चक्कर भी घूमता है और ऐसे ये मशीन सारी मूव करती करती आखिर रिज़ल्ट सिलाई में देती है। इसी पे मोटर भी लग जाती है, ये मोटर वाली मशीन बन जाती है। और जैसे मैं आपको शुरू में दिखा चुकी हूँ, अगर इसी मशीन को हम पायदान पे लगा देते हैं तो ये पाँव से भी चलने लगती है। अगर आपका स्टेमिना बन गया है तो स्पीड भी इसकी अच्छी बन जाती है और दोनों हाथों की ग्रिप आपकी प्रॉपर कपड़े पे और आपकी सारी जो तवज्जो होती है वो सारी आपकी यहाँ पे होती है। मैं समझती हूँ कि हाथ से चलने वाली मशीन की निस्बत मोटर वाली मशीन और इसके अलावा पायदान से चलने वाली मशीन का रिज़ल्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। बढ़ते हैं अब हम मशीन के पुर्जाजात की तरफ। मशीन की हथी या हैंडल, इसका अल्टरनेट तो हो गया मोटर, ये रहा चक्कर। मार्केट में आपको बारीक और कम साइज़ का भी चक्कर मिल जाएगा, लेकिन टिप ये है कि अगर आपकी तो मशीन नहीं है तो कम से कम आप इसको 1 साल बड़े चक्कर के साथ चलाएं, क्योंकि ऐसे मशीन के पुर्जे अपनी अपनी जगह पकड़ते हैं और फिक्स होते हैं। और यानी मशीन की जो असम्बली जैसे पहले हुई होती है ना, तो इसको मशीन की जैसे असम्बली हुई होती है ना, तो उसको प्रॉपर अपनी जगह पे फिक्स बैठने के लिए आप मशीन को बड़े चक्कर के साथ चलाएं। जैसे आप गाड़ियों की रनिंग पूरी करते हैं ना, आप एक नई गाड़ी लेते हैं फिर उसकी रनिंग होती है, तो यूँ समझें कि मशीन की भी रनिंग होती है, तो आपने उसकी रनिंग जो है ना वो बड़े चक्कर के साथ ही पूरी करनी है। तो वो कम से कम आपने 1 साल पीरियड है आपने पूरा करना है बड़े चक्कर के साथ। उसके बाद आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। वो चक्कर छोटा और हल्का होता है। ऐसे मोटर के साथ जब वो मशीन चलती है तो लोड नहीं लेती, यानी मोटर पे लोड इसका नहीं पड़ता। फिरकी बनने वाला आपको पुर्जा नज़र आ रहा होगा। सॉफ्ट रबड़ का एक इसका छोटा सा चक्कर टाइप ही कह लें वो लगा होता है और यहाँ पे आपकी फिक्स होती है जी फिरकी। इसको बॉबिन कहा जाता है, फिरकी भी कहते हैं। आप इसको इसके साथ फिक्स करते हैं और अब यहाँ पे आप धागा आसानी से इसके साथ भर सकते हैं। नलकियाँ लगाने के लिए आपको पिन्स यहाँ पे अवेलेबल नज़र आ रही होंगी, स्पूल पिन्स बोलते हैं इनको। स्पूल्स को आपने पिन के ऊपर लगाते हुए किसी भी इधर या उधर आप लगा लें, तो फिर आपने यहाँ से इसके हुक के ऊपर से पास करना है। देन उसके बाद आपने इसके टेंशन रेगुलेटर, इसको टेंशन रेगुलेटर कुछ माथे की थालियाँ भी बोलते हैं, ये 2 प्लेटें होती हैं जिनके दरमियान में से धागा पास होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। और इसके बाद एक चक्कर खाने के बाद धागा यहाँ से पास हुआ, इस हुक के अंदर होता हुआ डायरेक्ट नीचे सुई तक चला जाता है। इसके अंदर आप देखें यहाँ पे भी आपको एक थ्रेड टेक ओवर मिलेगा, एक हुक सी बनी होती है, आप इसके अंदर भी पास कर सकते हैं। लेकिन ये मैं तो है अपनी रूटीन में इसको आम इस्तेमाल नहीं करती। मैं आपको एक और चीज़ भी एक्सप्लेन कर दूँ।
आपको अपनी मशीन की नाव हाउ और कुछ बेसिक डॉक्टरी भी पता होनी चाहिए। मैं मशीन की बहुत डॉक्टरी करती हूँ जी, हर किस्म की मशीन की मैं डॉक्टरी कर लेती हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये इस चीज़ को गज़ बोलते हैं। ये जो गज़ है, जब ये ऊपर नीचे मूव करता है तो आपकी सुई भी इसके साथ, इसी गज़ के साथ फिक्स होती है, जो कि ऊपर नीचे ये भी मूव करती है। जब ये ऊपर से लिया गया धागा नीचे बॉबिन में लेके जाती है, शटल में लेके जाती है, तो बॉबिन के अंदर का जो धागा होता है वो इसके साथ मिलकर एक चेन बन जाती है। जब आप इसको लिफ्ट करते हैं तो इसका पाँव भी लिफ्ट अप हो जाता है और सुई एन पाँव के दो हिस्सों के दरमियान में नीचे चली जाती है। और कपड़ा जब आप इसके नीचे रखते हैं तो मशीन के दंदान भी होते हैं, जहाँ पे दंदान होते हैं छोटे छोटे क्रोकोडाइल की तरह इसके दांत होते हैं, या शार्क की तरह कह लें, मतलब ये दांत होते हैं इसके। ये 3 लाइनों में बने होते हैं, 2 साइडों पे बड़ी लाइनें होती हैं, सेंटर वाली जो इनकी लाइन होती है वो कदरे छोटी होती है लंबाई में। इनका क्या काम है, जब आप इसके ऊपर कपड़ा रखते हैं फिर आप पाँव नीचे करते हैं तो ये कपड़े को मूव करना शुरू कर देती है। आपको वैसे एक मज़े की बात बताऊं, जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको अगर बोला जाए पाँव नीचे करो तो वो अपना पाँव नीचे करते रहते हैं और मशीन का पाँव वहीं का वहीं रहता है। इसके अलावा मैं आपको मशीन का निचला हिस्सा दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो मेरा शटल है जिसके अंदर बॉबिन लगती है और बॉबिन केस लगता है, ये ज़रा डिफरेंट किस्म के हैं, इसमें मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये देखिए, ये थोड़ा सा एडवांस किस्म का है, लेकिन मेरी दूसरी मशीनों में ये मुख्तलिफ लगे हुए हैं। ये आराम से खुल जाता है और ऐसे मैं इसकी आसानी से सफाई कर सकती हूँ। इसको खोलना सीखना बहुत ज़रूरी है। शुरू में चीज़ें आसानी से खुल तो जाती हैं, लेकिन उनको जोड़ना बड़ी ही सरदर्दी बन जाती है। बाज़ औक़ात इधर अगर कोई धागा या बुर कोई इस तरह की चीज़ अगर इसके अंदर आ जाए तो आपकी मशीन बहुत भारी हो जाती है, मशीन में बहुत भारीपन आ जाता है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपने अपनी मशीन के इस हिस्से की सफाई आखिर करनी ही होती है, तब जाकर मशीन हल्की होती है और रिज़ल्ट भी अच्छा देती है। प्रॉपर कट बने हुए हैं, आपने कट के साथ कट को रख कर प्रेस कर देना है और फिर जस्ट आपने लॉक को अपनी जगह बिठा देना है। इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है, वरना अगर ये लॉक ना लगे हों, ये हुक वाले ये जो लॉक हैं, अगर ये ना लगे हों तो यहाँ पे वो अंदर वाले जो 2 आपको स्क्रूज नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये आपको पेस्ट खोलने पड़ते हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है। ये रही बॉबिन जिसमें धागा लगता है और ये रहा बॉबिन केस। आपने बॉबिन केस के अंदर बॉबिन को डाला, आपने इसके अंदर लगाना कैसे, फिक्स कैसे करना है। ये देखिए, ये यहाँ पे इसके अंदर होल होता है, इस होल के अंदर ये जो पिन है इसके ऊपर रखकर आपको एक ये हुक नुमा चीज़ नज़र आ रही है, आपने इसको यहाँ पे फिक्स करना है। ये जो होल बना हुआ है यहाँ पे आपने ऊपर रखकर इसको हल्का सा प्रेस करना है। जब टिक की आवाज़ आती है तो दैट मीन्स कि इसका लॉक अपनी जगह पे बैठ चुका है। इसे उठाने के लिए आप इसके ये फ्री करने वाला लॉक उठाएंगे, आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ से उठा के, तो आप पकड़ के इसको टेक आउट कर लेते हैं और बाहर आसानी से आ जाता है। ये भी फिर खुल चुका है, मैं इसको बिठाऊंगी। अभी समझने वाली बात इसमें सिर्फ 2 जगह में है। एक तो इसका ये टेंशन रेगुलेटर हो गया, ये जो इसका टेंशन रेगुलेटर आपको नज़र आ रहा है ना, जिसकी मैंने पहले बात की, आपका जब टेंशन रेगुलेटर सही काम कर रहा है, आपने इसकी सेटिंग अच्छी बना ली है, तो आपके टांके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। स्लाइड प्लेट, ये मशीन की स्लाइड प्लेट, आपको इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बड़ी आसानी के साथ बॉबिन को और बॉबिन केस को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं स्लाइड प्लेट को हटाकर। और धागा आपने अगर चेंज करना है, फुल करना है या कुछ भी करना है, तो आप अपना काम करके तो आप स्लाइड प्लेट को मूव करके इसको बंद कर दें। ये रहा जी हमारा स्टिचेस रेगुलेटर, इस पे नंबर मेंशन होते हैं। आपका जो नॉर्मल टांके का साइज़ होता है वो होता है 15 या फिर 3 के इक्वल। नॉर्मल टांके का साइज़ होता है जो आप नीट स्टिचिंग के लिए करते हैं। और इसके बाद अगर आप लीवर को नीचे प्रेस करते जाएंगे टिल एंड, बिल्कुल आखिर तक, तो आपके टांके का साइज़ अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा और ये रफ सिलाइयों के काम आता है। और इसी तरह अगर आप लीवर को फुल ऊपर कर देते हैं तो मशीन रिवर्स चलती है। और इसके अलावा जी इधर चुटकी होती है जो गज़ के साथ लगी सुई को कंट्रोल करती है, ये इसको होल्ड किए रखती है।
और जब आपने सुई चेंज करनी है, बदलनी है, मतलब कोई साइज़ अगर डिफरेंट आपने लगाना है या सुई ख़राब हो गई है, उतारनी है, खोलनी है, तो आपने चुटकी को खोलना है। चुटकी को पेचकस की मदद से खोला जाता है। अगर नहीं है तो अवेलेबल तो आप इस फिरकी की मदद से भी इसको खोल सकते हैं। इसके अलावा मशीन के साथ पाँव लगा होता है। लेसें और पाइपिंग लगाने के लिए आधे पाँव का, हाफ पाँव का भी इस्तेमाल होता है। और मैं आपको एक टिप बताती जाऊँ कि पाइपिंग लगाने के लिए मोस्टली हम लेफ़्ट पाँव का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको राइट साइड पाँव की ज़रूरत पड़े। ये ऑटोमेटिकली फोल्ड करता जाता है। ये पिको की मशीनों में भी लगा होता है। ये वो पाँव है, ये देखिए, इसके अंदर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी बनी होती है कि ये कपड़े को खुद ही फोल्ड करती जाती है। गोल जो दामन होते हैं उनको मोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मशीन के आपने पुर्जों के बारे में जाना, मशीन की आपने साख्त को देखा। अब आपको मैं बताती चलूँ कि मशीन को आपने तेल कितना देना है। आपने सिर्फ 2 कतरे यहाँ पे आपने जो इसका जोड़ है चक्कर वाली जगह पे आपने यहाँ पे देना है। फिर आपने यहाँ पे भी 2 कतरे देने हैं और यहाँ पे ये जो इसकी लट अंदर जा रही है आपने यहाँ पे भी देना है। जो शॉल्ट होती है इसके अंदर आपने देना है और यहाँ पे भी आपने ऑयल देना है। 2-2 कतरे इधर भी दे दें। घस को कभी तेल ना दें, मेन बात में तेल नहीं देते, ये ढीला हो सकता है। और आपने यहाँ पे भी देना है। दंदान में जब आप तेल दें, कभी कभार ऐसा होता है कि जो बुर वगैरह होती है वो तेल देने से अच्छी जल्दी साफ़ हो जाती है, लेकिन उसके बाद आप इसको रफ़ कपड़े पे चलाकर पहले आप इसका एक्सेस तेल, आप इसका फालतू तेल निकाल लीजिए। और मशीन के नीचे वाले हिस्से में देखते हैं तो जितने भी इसके चालें हैं, आप मशीन की सारी चालू में तेल लें और जितने सुराख हैं और जो इसके बुश वगैरह वाली जगह होती है वहाँ पे भी तेल दें। इसके अलावा आप इसके मशीन के शटल में भी तेल दें। मशीन की जितनी परफेक्ट ऑयलिंग करेंगे आपकी मशीन उतनी ही देर तक कारआमद रहेगी, सॉफ्ट रहेगी और मशीन में बाहरीपन नहीं आएगा। तरह तरह के कपड़ों पर आप अपनी मशीन को चलाकर ट्राई करें, आपकी मशीन आपको सपोर्ट करेगी। फ़र्क होता है तो सिर्फ इतना होता है कि आपने कपड़े की साख्त को समझते हुए सुई का सही इंतखाब करना होता है, वरना आपकी मशीन रफ़ एंड टफ़ भी आप चलाएं तो चलेगी। आज का जो सबक नंबर 2 है, आपका लेसन नंबर 2, इसको बिगनर्स जो भी इंटरेस्टेड हैं इसको बार बार देखें और अगर कोई बात नहीं आती तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। हो सकता है कोई बात, कोई पॉइंट में बताने से रह गई हूँ तो आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपकी कीमती आरा का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा और दुआओं में याद रखिएगा। मुनफरिद अंदाज़ चैनल की जानिब से अभी आप सबको अल्लाह हाफिज़।